हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शाइन एकेडमी। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 हिस्ट्री का अध्याय 3, जिसका नाम है टाइटल है चैप्टर का भोजन संग्रह से उत्पादन तक। एक लड़की है नेई नुओ। तो चलिए इसको देखते हैं। नेई नुओ का भोजन। आज नेई नुओ अपना पसंदीदा खाना खा रही थी, चावल, स्क्वाश, कद्दू, बीन्स और गोश्त। स्क्वाश, कद्दू और बीन्स उसकी नानी ने अपने घर के पिछवाड़े के छोटे से बगीचे में ही उगाया था। खाते खाते नेई नुओं को पिछले दिनों अपनी स्कूल की तरफ से की गई यात्रा के दौरान मध्य प्रदेश में खाए खाने की याद आ गई। वह कितना मसालेदार था, पर वह ऐसा क्यों था? वह क्या सोच रही है कि वह मध्य प्रदेश जब टूर पे गई थी तो वहाँ पे क्या देखती है कि वहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा मसालेदार खाना खा रहे हैं। फिर वह वहाँ पे सोचती है कि क्यों वहाँ पे इतना ज़्यादा मसालेदार खाना था। विभिन्न प्रकार के भोजन आप अपने देश में, हमारे देश में देख सकते हैं कि हर स्टेट का, हर जिले का खाना लगभग बदल जाता है और हर घर का अलग अलग अपना कुछ सीन है। हर जगह अलग अलग नई नई चीज़ें बनती रहती हैं। उसी तरह से हर राज्य का अपना अपना अलग अलग भोजन है। कहाँ पे उसकी जलवायु के अनुसार वहाँ पे कौन सी भोजन खाई जाती है। विभिन्न प्रकार के भोजन में आज हमें अपने भोजन का अधिकांश हिस्सा उगाई गई फसलों और पाले गए पशुओं से मिलता है। किससे? उगाई गई फसलों और पाले गए पशुओं से। भिन्न भिन्न फसलों को उगाने के लिए भिन्न भिन्न जलवायु की आवश्यकता पड़ती है। अलग अलग फसल होंगे तो अलग अलग जलवायु भी चाहिए होगी। जैसे धान की खेती के लिए गेहूं या जौ की तुलना में ज्यादा पानी की, तो आप देखते हैं कि धान की खेती में ज्यादा पानी लगती है, जबकि गेहूं की और जौ की खेती में इतना पानी नहीं लगता है। इसलिए हम देखते हैं कि किसान विशेष फसल विशेष क्षेत्रों में ही उगाते हैं। यही नहीं, पशुओं को भी अपने अनुकूल वातावरण की आवश्यकता होती है। उदाहरण के तौर पर हम देख सकते हैं कि सूखी और पहाड़ी जलवायु में मवेशियों की तुलना में भेड़ या बकरी अधिक सहजतापूर्वक जीवित रह सकते हैं। ऐसे जानवर जिनके ऊपर फर हो, जिनके ऊपर बाल हो। पर जैसा कि तुमने अध्याय 2 में पढ़ा है, स्त्री पुरुषों ने अपने भोजन का उत्पादन हमेशा नहीं किया। यानी कि पहले क्या दिखा रहा है कि आप पहले जो भी मानव थे, वो क्या थे? आखेटक खाद्य संग्राहक थे, यानी कि शिकार करके अपने भोजन को इकट्ठा करने वाले लोग थे। लेकिन धीरे-धीरे उन्होंने खेती करना शुरू किया, धीरे-धीरे जानवरों को पालतू बनाना शुरू किया और धीरे-धीरे वे लोग कृषक और पशुपालक बन गए। खेती और पशुपालन की शुरुआत कैसे हुई? चलिए हम देखते हैं। अध्याय 2 में हमने पढ़ा कि दुनिया की जलवायु बदलती रही है। यानी कि दुनिया की जलवायु हमेशा एक सी नहीं रही है। 10,000 या 12,000 साल पहले जो ये धरती है धीरे-धीरे गर्म होने लगी। गर्म होने के बाद से घास के मैदान बनने लगे। हमने पिछले क्लास में भी ये सारी चीज़ें पढ़ी थी। घास के मैदान बनने की वजह से जो घास खाने वाले जानवर थे, उनकी भी तादाद बढ़ी। ठीक है? साथ ही लोग जिन वनस्पति और पशुओं को भोजन के रूप में इस्तेमाल करते रहे, वे भी बदलते रहे। लोगों का ध्यान कुछ बातों की ओर गया, जैसे खाने योग्य वनस्पतियाँ कहाँ-कहाँ मिल सकती हैं। लोगों का ध्यान किस ओर गया कि खाने योग्य वनस्पतियाँ कहाँ-कहाँ मिल सकती है। बीज कैसे अपनी डंठल से टूट कर गिरते हैं। इन्होंने देख-देख के सारी चीज़ें सीखी कि बीज कैसे डंठल से टूट के गिरते हैं। गिरे बीजों का अंकुरण और उनसे पौधों का निकलना आदि सारी चीज़ों को देख-देख के इन्होंने सीखा कि कैसे ये सारी चीज़ें प्रकृति में अपने आप हो रही हैं। इसी तरह उन्होंने पौधों की देखभाल करनी शुरू कर दी होगी और उन्होंने धीरे-धीरे क्या कर दिया? पौधों की देखभाल करना शुरू किया। चिड़ियों और जानवरों से पौधों की सुरक्षा की होगी। चिड़िया और पौधे जानवर और जो भी हैं वो फसल को ना खा जाएँ, ताकि इसलिए उन्होंने सुरक्षा की ताकि वे ठीक से बढ़ सकें और उनके बीज पक सकें। इस प्रकार धीरे-धीरे वे क्या बन गए? कृषक बन गए होंगे। क्या अंदाज़ा लगाया गया है कि वे धीरे-धीरे सारी चीज़ें देखते रहे होंगे। फसलों का अंकुरण कैसे होता है, डंठल से कैसे फसल जब पक जाते हैं, उसके अनाज जो भी बीज हैं वो टूट-टूट कर कैसे गिरते हैं, बीजों का अंकुरण कैसे होता है, पौधों को निकाल पौधों पौधे कैसे निकलते हैं, सारी चीज़ें देख-देख के वे लोग सीखे होंगे और धीरे-धीरे क्या बन गए होंगे? कृषक बन गए होंगे। इसी तरह लोगों ने अपने घरों के आस-पास चारा रखकर जानवरों को आकर्षित कर उन्हें पालतू बनाया होगा। उसके बाद से क्या कह रहा है, जैसे-जैसे उन्होंने सीखा है, उसके बाद से इन्होंने क्या किया, अपने घरों के आस-पास में चारा रखा और चारा रख के ऐसे पशुओं को बुलाना शुरू किया, आकर्षित करना शुरू किया, जो पशु इन चारा पे ही अपने भोजन के लिए निर्भर होते थे। धीरे-धीरे लोग भेड़, बकरी, गाय और सूअर जैसे जानवरों को अपने घरों के नज़दीक आने के लिए उत्साहित करने लगे। ऐसे जानवर झुंड में रहते थे और ज़्यादातर घास खाते थे। अक्सर लोग अन्य जंगली जानवरों के आक्रमण से इनकी सुरक्षा किया करते थे और इसी तरह धीरे-धीरे वे पशुपालक बन गए होंगे। जो भी घास खाने वाले जानवर थे, वे लोग
क्या हमेशा झुंड में रहते थे और इन जानवरों की सुरक्षा जो लोग थे उन्होंने धीरे-धीरे करना शुरू किया और इसी तरह से ये लोग पशु पालने वाले भी बन गए होंगे, पशुपालक बन गए होंगे। अब है बसने की प्रक्रिया। लोग लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने को बसने की प्रक्रिया का नाम दिया गया है। किसको? पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल को ही क्या इसका नाम दे दिया गया है, बसने की प्रक्रिया। अपनाए गए ये पौधे तथा जानवर अक्सर जंगली पौधों तथा जानवरों से भिन्न होते हैं। जिन पौधों और जानवरों को इन्होंने अपना लिया, वे जंगली जानवरों और पौधों से क्या हो जाते हैं? भिन्न हो जाते हैं। इसकी वजह यह है कि बचने की प्रक्रिया की दिशा में अपनाए गए पौधों या जानवरों का लोग चयन करते हैं। उदाहरण के तौर पर लोग उन्हीं पौधों तथा जानवरों का चयन करते हैं जिनके बीमार होने की संभावना कम है। उन्हीं पौधों तथा जानवरों को चुना जाता है जो बहुत ज़्यादा दिन तक चले और उसके ऊपर से उनमें कोई भी रोग ना लगे, बीमारी ना लगे। यही नहीं, लोग उन्हीं पौधों को चुनते हैं जिनसे बड़े दाने वाले अनाज पैदा होते हैं, साथ ही जिनकी मजबूत डंठल अनाज के पक्के दानों के भार को संभाल सके। ऐसे पौधों के बीजों को संभाल कर रखा जाता है ताकि फिर से उगाने के लिए उनके गुण सुरक्षित रह सके। क्या कह रहा है कि लोग इतना ही नहीं देखते थे, ये भी देखते थे कि जो अनाज है वो बड़े दाने वाला हो, उनकी डंठल मजबूत हो जिनसे कि वो अनाज का भार सह सके। ताकि और उनके बीजों को सँभाल के रखा जाता था कि ताकि उनके गुण सुरक्षित रह सके कि आगे के अंकुरण के लिए उन्हें रखा जा सके। उन्हीं जानवरों को आगे प्रजनन के लिए चुना जाता है जो आमतौर पर अहिंसक होते हैं। प्रजनन के लिए भी उन्हीं जानवरों को चुना गया जो आमतौर पर कैसे हैं? अहिंसक हैं, जो इंसानों को मारते नहीं हैं, उस तरह के जानवर। और दूसरी बात है कि ये कभी हिंसा नहीं करेंगे क्योंकि ये शिकार करने वाले जानवर नहीं हैं। इसलिए हम देखते हैं कि पाले गए जानवर तथा कृषि के लिए अपनाए गए पौधे जंगली जानवरों तथा पौधों से धीरे-धीरे भिन्न होते गए। मिसाल के तौर पर जंगली जानवरों की तुलना में पालतू जानवरों के दांत और सींग छोटे होते हैं। पालतू जानवरों के दांत कैसे होते हैं? दांत और सींग हमेशा छोटे होंगे, जबकि जो जंगली जानवर होंगे उनके दांत और सींग कैसे होंगे? नुकीले और धारदार। उसके अलावा इनके दांत और जो भी हड्डियाँ हैं, जो भी सींग हैं, वो भी क्या होंगे? बड़े-बड़े होंगे। इन दाँतों को देखें, इनमें से कौन-सा जंगली सूअर का है और कौन-सा पालतू सूअर का है। तो आप ये जो छोटा वाला देख सकते हैं, ये छोटा वाला आप किसको कह सकते हैं? कि ये पालतू का है और ये जो बड़ा वाला दाँत है, ये किसका हो सकता है? जंगली सूअर का। बसने की प्रक्रिया दुनिया में धीरे-धीरे चलती रही। यह करीब 12,000 साल पहले शुरू हुई थी। कब शुरू हुई थी बसने की प्रक्रिया? 12,000 साल पहले, जब धरती गर्म होने लगी थी या गर्म होने की वजह से घास के मैदान बढ़ने लगे और घास के मैदान बढ़ने की वजह से घास खाने वाले जानवरों की तादाद बढ़ी और घास खाने वाले जानवरों की जब तादाद बढ़ी, लोगों ने धीरे-धीरे इन्हें पालना शुरू कर दिया और जो जंगली जानवर थे उनसे बचाना शुरू कर दिया। इस तरह से वे पशुपालक भी बन गए। आज हम जो भोजन करते हैं, वे इसी बचने की प्रक्रिया की वजह से हैं। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसलों में गेहूँ तथा जौ आते हैं। सबसे प्राचीन फसल कौन-सी हो जाएँगी? प्राचीन फसल में गेहूँ और जौ आ जाएगी। गेहूँ तथा जौ। प्राचीन फसल में गेहूँ तथा जौ आ जाएँगी। ये सबसे प्राचीन फसल हैं जिनको सबसे पहले मानवों ने उगाया था। उसी तरह सबसे पहले पालतू बनाए गए जानवरों में कुत्ते के बाद भेड़-बकरी आते हैं। सबसे पहले पहले नंबर पे होगा कुत्ता, कुत्ता के बाद से आया भेड़, भेड़ उसके बाद से बकरी। इस तरह के क्रम में ये लोग ने जानवरों को पालना शुरू किया, लेकिन सबसे पहले किसको पाला है? कुत्ते को सबसे पहले पाला गया। अनाज के उपयोग क्या-क्या हैं आप देख सकते हैं। अनाज के उपयोग बीज के रूप में, खाद्य के रूप में, उपहार के रूप में, भंडारण के लिए। उनको इकट्ठा किया जाता था तथा उनको बीज के लिए, खाना खाने भोज्य पदार्थ के लिए और तीसरा उपहार के लिए और चौथा भंडारण के लिए भी। तुम किसी पौधे के बीज को बोकर देखो, तुम पाओगे कि इसे विकसित होने में कुछ वक़्त लगता है। किसी भी अगर आप बीज को खेत में लगाएँगे तो उसको कुछ दिन लगता है, उसको पकने में उसको वक़्त लगता है कि वो धीरे-धीरे अंकुरित हो, विकसित हो। इसमें कुछ दिन, महीने या फिर साल तक लग सकता है। इसलिए जब लोग पौधे उगाने लगे, तो उनकी देखभाल के लिए उन्हें एक ही जगह पर लंबे समय तक रहना पड़ा था। बीज बोने से लेकर फसलों के पकने तक पौधे की सिंचाई करने, खरपतवार हटाने, जानवरों और चिड़ियों से उनकी सुरक्षा करने जैसे बहुत से काम शामिल थे। कटाई के बाद अनाज का उपयोग बहुत संभाल कर करना पड़ता था।
जब उन्होंने फसल लगाना शुरू कर दिया तो उसकी देखभाल के लिए वहीं पे लंबे समय तक उनको रहना पड़ा, क्योंकि कोई-कोई बीज क्या हो जाता है कि 2 महीने, 3 महीने, कोई-कोई 6 महीने, कोई बीज 1 साल तक में होता है, पकता है। तो उसके लिए उसको बीच में उसकी फसल की सिंचाई, निराई-गुड़ाई जो भी चीज़ें हैं उसको करने में समय लगता है, खरपतवार हटाने में। तो इसलिए धीरे-धीरे वे लोग इन सभी चीज़ों के लिए एक ही जगह पे बहुत ज़्यादा दिनों तक रुकने लगे। कटाई के बाद अनाज का उपयोग संभाल और कटाई के बाद अनाज को सही से रखना भी ज़रूरी था। अनाज को भोजन और बीज दोनों ही रूपों में बचाकर रखना आवश्यक था। किसके लिए? भोजन और बीज दोनों के रूप में। इसलिए लोगों को इसके भंडारण की बात सोचनी पड़ी। बहुत से इलाकों में लोगों ने फीड के बड़े-बड़े बर्तन बनाए, टोकरियाँ बुनी या फिर ज़मीन में गड्ढा खोदा। ज़मीन में गड्ढा खोद के इन्होंने अनाज को डाला या तो फीड के बड़े-बड़े बर्तन बनाए, टोकरियाँ बुनी और उन्हीं में अनाज को स्टोर करते चले गए। क्या तुम्हें लगता है कि शिकारी या भोजन संग्रह करने वाले बर्तन बनाते और उनका प्रयोग करते होंगे? अपने जवाब का कारण बताओ। क्या आपसे क्वेश्चन कर रहे हैं कि क्या तुम्हें लगता है कि शिकारी या भोजन संग्रह करने वाले बर्तन बनाते और उनका प्रयोग करते होंगे? अपने जवाब का कारण बताओ। यानी क्या कह रहा है कि जो शिकारी लोग हैं, वह क्या भोजन संग्रह करने वाले बर्तन बनाते होंगे और या उनका प्रयोग करते होंगे? हाँ, तो ज़रूर जो भी शिकार करते हैं, वो भोजन संग्रह करने का कुछ न कुछ पात्र बनाते ही होंगे और उनका प्रयोग करते होंगे। चलिए अब जानवरों को देखते हैं कि जानवर क्या हैं? चलते-फिरते खाद्य भंडार। जानवर बच्चे देते हैं जिससे उनकी संख्या बढ़ती है। अगर जानवरों की देखभाल की जाए तो उनकी संख्या तो बढ़ती ही है, साथ ही उनसे दूध भी प्राप्त हो सकता है। अगर जितना ज़्यादा अच्छा जानवर है, दुधारू पशु है, तो उतना ज़्यादा उनसे दूध निकाला जा सकता है, जो भोजन का एक अच्छा स्रोत है। भोजन का कैसा स्रोत है? अच्छा स्रोत है। यही नहीं, जानवरों से हमें मांस भी मिलता है। जानवरों से क्या मिलता है? मांस भी मिलता है। दूसरे शब्दों में पशुपालन भोजन के भंडारण का एक तरीका है। पशुपालन क्या है? भोजन के भंडारण का एक तरह से तरीका है। भोजन के अतिरिक्त जानवरों से और क्या-क्या मिल सकता है? क्या कह रहा है? भोजन के अतिरिक्त जानवरों से और क्या-क्या मिल सकता है? जानवरों से सुरक्षा भी मिल सकती है, जानवरों से जानवरों का उपयोग जानवरों से लोग लेदर भी निकालते हैं, चमड़ा का प्रयोग करते हैं, उसके अलावा जो भोज्य पदार्थ है वो तो मिलता ही मिलता है। ये सारी चीज़ें जब वो मर जाते हैं तो उनसे लोग चमड़े निकाल लेते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि भोजन के अतिरिक्त जानवरों से बहुत सारी चीज़ें निकाली जाती हैं। अब आरंभिक कृषकों और पशुपालकों के बारे में पता करें। सबसे पहले क्या कर रहा है कि जो आरंभिक कृषक और पशुपालक हैं उनके बारे में पता करने के लिए मानचित्र 2 पृष्ठ संख्या 14 देखो। क्या तुम्हें कोई नीले वर्ग दिखाई दे रहे हैं? पता है इनमें से प्रत्येक बिंदु उस जगह को दर्शाता है जहाँ पुरातत्वविदों को शुरुआती कृषकों और पशुपालक होने के साक्ष्य मिले हैं। अभी हम इसको आप मैप पे ये सारी चीज़ें दिखा देंगे। वहाँ पे क्या मिला है? शुरुआती कृषकों और पशुपालक होने के साक्ष्य मिले हैं। ये पूरे उपमहाद्वीप में पाए गए हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण पश्चिमोत्तर क्षेत्र में। कहाँ पे? पश्चिम उत्तर क्षेत्र में, आधुनिक कश्मीर में और पूर्वी तथा दक्षिण भारत में पाए गए हैं। कहाँ-कहाँ पे? आधुनिक कश्मीर कश्मीर और पूर्वी तथा दक्षिण भारत में। वास्तव में ये निर्दिष्ट स्थान कृषकों और पशुपालकों की बस्तियां थीं या नहीं, इसे जांचने के लिए वैज्ञानिक खुदाई में मिले पौधों और पशुओं की हड्डियों के नमूनों का अध्ययन करते हैं। इनमें से सबसे रोचक जले हुए अनाज के दानों के अवशेष हैं। क्या है? जले हुए अनाज के दानों के अवशेष हैं। सबसे रोचक क्या है? जले हुए अनाज के दानों के अवशेष। ऐसा लगता है कि ये गलती से या फिर जानबूझकर जलाए गए होंगे। वैज्ञानिक इन अनाज के दानों की पहचान कर सकते हैं। इस तरह हमें पता चलता है कि इस महाद्वीप के विभिन्न भागों में बहुत सारी फसलें उगाई जाती रही होंगी। वैज्ञानिक विभिन्न जानवरों की हड्डियों की भी पहचान कर सकते हैं। नीचे की तालिका से तुम यह जान सकती हो कि कहाँ-कहाँ अनाजों और पालतू जानवरों की हड्डियों के अवशेष मिले हैं। तो अनाज और हड्डियाँ कहाँ-कहाँ और ये पुरास्थल यानी कि जो प्राचीन स्थल हैं जहाँ पे ये सारी जगह हैं, जहाँ से ये सारी चीज़ें मिली हैं। क्या मिला है? गेहूँ, जौ, भेड़, बकरी, मवेशी यानी कि गेहूँ, जौ अनाज में और हड्डियाँ किसकी? भेड़, बकरी, मवेशी की। कहाँ से? मेहरगढ़ से, जो कि आधुनिक पाकिस्तान में है। दूसरे नंबर पे चावल मिला है और ये कहाँ से? कोल्डिवा, जो आधुनिक उत्तर प्रदेश का जगह है, वहाँ से मिला हुआ है। जानवरों की हड्डियों के टुकड़े भी कोल्डिवा से मिले हुए हैं। चावल और मवेशी यानी कि मिट्टी पर खुरों के निशान, महागढ़ा, जो आधुनिक उत्तर प्रदेश में पड़ेगा। गेहूँ और दलहन गुफ्रकाल यानी कि आधुनिक
कश्मीर से। उसके बाद से गेहूं और दलहन, कुत्ते मवेशी, गेहूं और दलहन ये कहाँ से मिले हैं? बुरजहूम यानी कि आधुनिक कश्मीर में ही। उसके अलावा कुत्ते मवेशी भैंस भेड़ बकरी की हड्डियां मिली हैं बुरजहूम से। गेहूं हरे चने और जौ ये सारी मिली है चिरांद जो कि आधुनिक बिहार में पड़ेगा। और भैंस बैल की हड्डियां मिली हैं चिरांद से जो कि आधुनिक बिहार में मिलेगा। ज्वार बाजरा मिला है हल्लूर जो कि आधुनिक आंध्र प्रदेश में। और उसके अलावा मवेशी भेड़ बकरी सूअर की हड्डियां मिली हैं जो भी हल्लूर यानी कि आधुनिक आंध्र प्रदेश का जगह है। नीचे है अनाज में काला चना ज्वार बाजरा और मवेशी ये मिला है पय्यमपल्ली जो कि आधुनिक आंध्र प्रदेश में है। और उसके अलावा भेड़ सूअर की हड्डियों के प्रमाण मिले हैं जो कि पल्ली आधुनिक आंध्र प्रदेश में है। जिन जगहों पर अनाज तथा हड्डियों के अवशेष मिले हैं ये उनमें से सिर्फ कुछ ही है। यानी कि जितने भी पुरास्थल हैं जहाँ से हड्डी और अनाज के अवशेष मिले हैं उसमें से कुछ ही यहाँ पे दिए गए हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे जगह हैं। तो यहाँ पे आपने क्या क्या देखा इसको चलिए एक बार और दोबारा से रिकॉल कर लेते हैं। यहाँ पे क्या क्या चीजें दी हुई है। तो सबसे पहले तो आप देखते हैं क्या यहाँ पे कि गेहूं जौ अनाज में मेहरगढ़ से। चावल कोल्डिवा उत्तर प्रदेश। चावल मवेशी महागढ़ आधुनिक उत्तर प्रदेश। गेहूं और दलहन गुफरकाल आधुनिक कश्मीर। गेहूं और दलहन बुरजहूम आधुनिक कश्मीर। और गेहूं हरे चने जौ चिरांद यानी कि आधुनिक बिहार से। ज्वार बाजरा और मवेशी हल्लूर आधुनिक आंध्र प्रदेश से। काला चना ज्वार बाजरा पय्यमपल्ली आधुनिक आंध्र प्रदेश से। उसके अलावा आप देखते हैं धीरे धीरे एक एक करके कि हड्डियां किसकी किसकी मिली हैं। भेड़ बकरी मवेशी मेहरगढ़ आधुनिक पाकिस्तान। जानवरों की हड्डियों के टुकड़े कुल्डियावा आधुनिक उत्तर प्रदेश। मवेशी मिट्टी पर खुरों के निशान महागढ़ा आधुनिक उत्तर प्रदेश। कुत्ते मवेशी भैंस भेड़ बकरी की हड्डियां मिली हैं बुरजहूम आधुनिक कश्मीर से। और गेहूं और दलहन यहाँ पे फिर आप देख सकते हैं आधुनिक कश्मीर। भैंस बैल की हड्डियां मिली है चिरांद आधुनिक बिहार से। मवेशी भेड़ बकरी सूअर मिला है हल्लूर आंध्र प्रदेश से। काला चना मवेशी भेड़ सूअर की हड्डियां मिली हैं पय्यमपल्ली आंध्र प्रदेश से। तो ये सारी चीजें आपने यहाँ पे देखी। अब देखिए हम क्या देखेंगे कि अस्थाई जीवन की ओर जो भी लोग बंजारा पहले घुमंतु थे वो कैसे कैसे अस्थाई जीवन की ओर बढ़ने लगे। पुरातत्वविदों को कुछ पुरास्थलों पर झोपड़ियां और घरों के निशान मिले हैं। पुरातत्वविद जो है उनको क्या मिला है कुछ पुरास्थलों पर झोपड़ी और घरों के निशान मिले हुए हैं। जैसे कि बुरजहूम यानी कि वर्तमान कश्मीर के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे जिन्हें गर्तवास कहा जाता है। जो गड्ढे के नीचे कश्मीर में घर बनता था उसको क्या कहा गया? गर्तवास। इनमें उतरने के लिए सीढ़ियां होती थी इससे उन्हें ठंड के मौसम में सुरक्षा मिलती होगी। और एक इसलिए बनाया गया होगा ठंड वहां पे कश्मीर में ज्यादा पड़ती है तो ठंड से बचने के लिए ऐसी जगह बंकर जैसी बनाई गई होगी। पुरातत्वविदों को झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों ही स्थानों पर आग जलाने की जगहें मिली हैं। जो पुरातत्वविद हैं उनको झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों जगह आग जलाने वाली जगहें मिली हैं। ऐसा लगता है कि लोग मौसम के अनुसार घर के अंदर या बाहर खाना पकाते होंगे। क्या लगता है कि मौसम के अनुसार जब ठंड रहता होगा तो वे लोग अंदर और गर्मी होती होगी तो वे लोग बाहर खाना पकाते होंगे। इस अकॉर्डिंग मौसम के अनुसार लगता है। एक गर्तवास का चित्र बनाओ। बहुत सारी जगहों से पत्थर के औजार मिले हैं। इनमें से कई ऐसे हैं जो पूरा पाषाण युगीन उपकरणों से भिन्न है। कई जगह से पत्थरों के औजार भी मिले हैं और इनमें से कई ऐसे हैं जो पूरा पाषाण युग इन उपकरणों से भिन्न है। यानी कि जो सबसे प्राचीन अ, उपकरण बने हुए हैं उनसे भी ये भिन्न है। इसलिए इन्हें नवपाषाण युग का माना गया है। इसीलिए इन्हें किसका माना गया है? नवपाषाण युग का। इनमें वे औजार भी हैं जिनकी धार को और अधिक पैना करने के लिए उन पर पॉलिश चढ़ाई जाती थी। ओखली और मसूल का प्रयोग अनाज तथा वनस्पतियों से प्राप्त अन्य चीजों को पीसने के लिए किया जाता था। आज हजारों साल बाद भी ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज पीसने के लिए किया जाता है। उसी तरह प्राचीन प्रस्तर युग औजारों का निर्माण और प्रयोग लगातार होता रहा। कुछ औजार हड्डियों से भी बनाए जाते थे। कुछ औजार किससे बने? हड्डियों से भी बनाए जाते थे। यहाँ पे आप नवपाषाण युग के पुरास्थलों से कई प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले हैं। कभी कभी इन पर अलंकरण भी किया जाता था।
नवपाषाण युग के कुछ उपकरण आप यहाँ पे देख सकते हैं को रखने के लिए किया जाता था। धीरे-धीरे लोग बर्तनों का प्रयोग खाना बनाने के लिए भी करने लगे। चावल, गेहूँ तथा दलहन जैसे अनाज अब आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए। इसके साथ-साथ अब लोग कपड़े भी बुनने लगे थे। इसके लिए कपास जैसी आवश्यक पौधे उगाए जा सकते थे। क्या ये परिवर्तन हर जगह एक ही साथ आ गए होंगे? ऐसी बात नहीं है। एक तरफ जहाँ कई जगहों पर स्त्री-पुरुष शिकार और भोजन संग्रह करने का काम करते रहे थे, वहीं अन्य लोगों ने हजारों सालों के दरमियान धीरे-धीरे खेती और पशुपालन को अपना लिया। यानी कि अलग-अलग जगह पे अलग-अलग चीज़ें होती रही होंगी। जैसे कि कुछ लोग स्त्री-पुरुष शिकार और भोजन संग्रह करने का काम करते रहे। वहीं पे कुछ लोग धीरे-धीरे खेती और पशुपालन को अपना लिए। बहुत जगह लोग मौसम के मुताबिक बदल-बदल कर अपनी जीविका चलाया करते थे। जैसा मौसम उस तरह की जीविका लोग चलाया करते थे। अन्य रीति-रिवाज में आप क्या देखेंगे कि पुरातत्वविद बहुत स्पष्ट रूप से इस बारे में कुछ नहीं कह सकते। विद्वानों ने ऐसे किसानों का अध्ययन किया है। इनमें प्रायः कृषक और पशुपालक समूह में रहते हैं जिन्हें जनजाति कहते हैं। कृषक और पशुपालक समूह इनमें प्रायः कृषक और पशुपालक समूह में रहते हैं जिन्हें जनजाति कहते हैं। विद्वानों ने पाया है कि ये लोग कुछ ऐसे रीति-रिवाजों को मानते हैं जो संभवतः पहले से ही प्रचलित रहे हैं। यानी कि यह लोग पुराने जो भी रीति-रिवाज हैं उनमें ही अभी भी इनका विश्वास है। जनजाति किसे कहा गया है? प्राय जनजाति के लोग छोटी-छोटी बस्तियों में रहते हैं। क्या कह रहा है कि जो जनजाति है वो कहाँ रहती है? छोटी-छोटी बस्तियों में। ज़्यादातर परिवार एक-दूसरे से संबंधित होते हैं और इस तरह के परिवारों को समूह मिलकर जनजाति का निर्माण करते हैं। जनजाति के सदस्य शिकार, भोजन संग्रह, खेती, पशुपालन और मछली पकड़ने जैसे पेशे अपनाते हैं। अक्सर महिलाएं खेती का सारा काम करती हैं। इसमें जमीन तैयार कर बीज बोने, पौधे की देखभाल करने से लेकर फसल काटने तक का काम शामिल है। बच्चे पौधों की देखभाल करते हैं और चिड़ियों और जानवरों को दूर भगाते हैं ताकि वे पौधे और फसलों को नुकसान न पहुंचाए। महिलाएं फसल दांव कर अनाज कूटती पीसती हैं। पुरुष आमतौर पर पशुओं के बड़े-बड़े झुंडों को चराते हैं, जबकि बच्चे छोटे झुंडों को या जानवरों की सफाई तथा दूध निकालने का काम स्त्री-पुरुष दोनों मिलकर करते हैं। उसी तरह दोनों मिलकर बर्तन बनाने, टोकरियाँ बुनने, औजार तथा झोपड़ियाँ बनाने का काम भी साथ-साथ करते हैं। गाना, नाच और घरों की सजावट भी उनकी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है। कुछ व्यक्तियों को नेता मान लिया जाता है। वे अनुभवी वृद्ध व्यक्ति, नौजवान योद्धा या फिर पुरोहित हो सकते हैं। वयस्क महिलाओं को भी उनके ज्ञान तथा अनुभव के लिए विशिष्ट सम्मान दिया जाता है। जनजातियों की सांस्कृतिक परंपराएं बहुत समृद्ध तथा विशिष्ट होती हैं। इनमें उनकी भाषाएं, संगीत, कहानियां तथा चित्रकारी भी शामिल है। उनके अपने देवी देवता होते हैं। जमीन, जंगल, घास के मैदान तथा पानी पूरे कुनबे को संपत्ति मानी जाती है, जिनका उपयोग सभी एक साथ करते हैं। इनमें गरीब और अमीर के बीच कोई खास अंतर नहीं होता। इसलिए जनजातीय समाज अन्य समाज से भिन्न होते हैं। इन अन्य समाज के बारे में तुम आगे पढ़ोगे। पुरुष द्वारा किए जाने वाले कामों की एक सूची बनाओ। महिलाएं क्या-क्या काम करती हैं? कौन से ऐसे काम हैं जो स्त्री पुरुष दोनों करते हैं? उन सभी की आपको क्या बनानी है? सूची बनानी है। सूक्ष्म निरीक्षण में हम क्या देखते हैं? मानचित्र 2 पृष्ठ 14 में मेहरगढ़। मेहरगढ़ आप कहाँ पाएँगे? आप मेहरगढ़ पाएँगे पाकिस्तान में, जो कि आज का आधुनिक पाकिस्तान है, वहाँ पे मेहरगढ़ पड़ेगा। ये ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बोलन दर्रे। ईरान जाने वाले रास्ते में सबसे महत्वपूर्ण कौन-सा दर्रा पड़ता है? बोलन दर्रा के पास का एक हरा-भरा समतल स्थान है। मेहरगढ़ संभवतः वह स्थान है जहाँ के स्त्री-पुरुषों ने इस इलाके में सबसे पहले जौ, गेहूँ उगाना और भेड़-बकरी पालना सीखा। यहाँ के स्त्री-पुरुषों ने मेहरगढ़ में क्या सीखा? मेहरगढ़ के जो स्त्री-पुरुष थे सबसे पहले जौ, गेहूँ उगाना और भेड़-बकरी पालना सीखा। सबसे पहले इन्होंने क्या सीखा? जौ, गेहूँ उगाना और भेड़-बकरी पालना सीखा, जो कहाँ है? पाकिस्तान के पाकिस्तान में है। यहाँ खुदाई में सबसे पहले के स्तरों से पुरातत्वविदों को विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियाँ मिली। खुदाई में सबसे पहले के स्तरों से पुरातत्वविदों को क्या मिला? जानवरों की हड्डियाँ। इनमें हिरण तथा सूअर जैसे जंगली जानवरों की हड्डियाँ भी शामिल है। इनमें हिरण तथा सूअर जैसी जंगली जानवरों की हड्डियाँ भी शामिल हैं। उसके बाद के स्तरों से भेड़ और बकरियों की हड्डियाँ ज़्यादा मिली हैं। उसके ऊपर ज़्यादातर मवेशियों की ही हड्डियाँ मिली हैं। इससे ये लगता है कि ये लोग मवेशियों को पालने लगे थे। मेहरगढ़ में इसके अलावा चौकोर तथा आयताकार घरों के अवशेष भी मिले हैं। मेहरगढ़ से और क्या मिला है? चौकोर तथा आयताकार घरों के अवशेष।
प्रत्येक घर में 4 या उससे ज़्यादा कमरे हैं। प्रत्येक घर में कितने कमरे हैं? 4 या उससे ज़्यादा, जिनमें से कुछ संभवतः भंडारण के काम आते होंगे। और उसमें से भी क्या कह रहा है कि इसमें से कुछ भंडारण के काम भी आते रहे होंगे। पहले और बाद के स्तर। जब पुरातत्वविद किसी जगह की खुदाई करते हैं तो वे कैसे समझते हैं कि कौन से स्तर पहले के हैं और कौन से बाद के? मान लो लोगों ने सबसे पहले समतल भूमि स्तर 4 पर रहना शुरू किया। आमतौर पर जहाँ लोग रहते हैं, घर टूटने पर दोबारा वही घर बना लेते हैं। टूटे-फूटे सामान और कूड़ा-करकट भी लोगों के घर के आसपास जमा होते रहते हैं। इन कारणों से बस्ती की जमीन धीरे-धीरे ऊँची होती रहती है और फिर सैकड़ों सालों के बाद वहाँ एक टीला बन जाता है। इसलिए जब टीले की खुदाई की जाती है तो उसका सबसे निचला स्तर सबसे पुराना होता है और उसके बाद के स्तर बाद के गुणों के होते हैं। ये ऊपरी तथा निचली तहें आमतौर पर स्तरों के रूप में जानी जाती हैं। मृत्यु के बाद सामान्यतः मृतक के सगे संबंधी प्रति सम्मान जताते हैं। लोगों की आस्था है कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है। लोगों की आस्था क्या है? मृत्यु के बाद भी जीवन। इसलिए कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान भी रखे जाते थे। मेहरगढ़ में ऐसी कई कब्रें मिली हैं। कब्र में एक मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया था। मेहरगढ़ में ही क्या मिला है कि एक मृतक को एक बकरी को भी दफनाया गया था। संभवतः इसे परलोक में मृतक के खाने के लिए रखा गया होगा। और इसे किसके लिए रखा गया होगा? परलोक में मृतक के खाने के लिए रखा गया होगा। तो मेहरगढ़ से आपने बहुत सारी चीजें देखी कि मेहरगढ़ से क्या क्या मिला है। चलिए एक बार इसको फिर से देख लेते हैं कि मेहरगढ़ से क्या क्या मिला हुआ है। मेहरगढ़ में सबसे पहले क्या मिला हुआ है? सबसे पहले तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस इलाके में सबसे पहले लोग जौ, गेहूँ उगाना शुरू किया और दूसरा चीज़ कि भेड़-बकरी पालना सीखा। उसके अलावा यहाँ पे विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियाँ भी मिली हैं। हड्डियाँ ज़्यादा शामिल हैं। ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। उसके अलावा मिला है मेहरगढ़ में चौकोर तथा आयताकार घरों के अवशेष। कैसे घर हैं? चौकोर तथा आयताकार और प्रत्येक घर में 4 या उससे ज़्यादा कमरे हैं। 4 या उससे ज़्यादा, जिनमें से कुछ संभवतः भंडारण के काम आते रहे होंगे। मेहरगढ़ की कब्र का चित्र। मेहरगढ़ में एक कब्र। क्या तुम बकरी के कंकाल को पहचान सकते हो? इसमें क्या आप एक बकरी और एक इंसान के कंकाल को पहचान सकते हैं? मेहरगढ़ के घर शायद ऐसे दिखते हो। तुम जिस घर में रहते हो उसके साथ इस घर की क्या समानता है? और मेहरगढ़ के घर को कैसे कल्पना करके बनाया हुआ है कि मेहरगढ़ के घर का चित्र कैसा है? आप ऐसे देखते हैं। अब आप अपने घर के चित्र बताइए कि जिस घर में रहते हैं उसका कैसा चित्र बनेगा। दाओजली हैंडिंग। दाओजली हैंडिंग कहाँ पड़ेगा आपका? असम में पड़ेगा, चीन और म्यांमार के बॉर्डर के पास। मानचित्र 2 पृष्ठ 14 में दाओजली हैंडिंग ढूंढो। यह पूरा स्थल चीन और म्यांमार की ओर जाने वाले रास्ते में ब्रह्मपुत्रा की घाटी की एक पहाड़ी पर है। यहाँ खरल और मूसल जैसे पत्थरों के उपकरण मिले हैं। कहाँ से? दाओजली हैंडिंग से खरल और मूसल। साथ ही यहाँ से जेडाइट पत्थर भी मिला है। कौन सा पत्थर? जेडाइट पत्थर। संभवतः यह पत्थर चीन से आया होगा। ये पत्थर कहाँ से आया होगा? चीन से। इसके अतिरिक्त इस पुरास्थल से काष्ठाश्म अति प्राचीन लकड़ी जो सख्त होकर पत्थर बन गई है के औजार और बर्तन भी मिले हैं। यानी कि पुराने लकड़ी के भी बर्तन मिले हैं यहाँ पे। अन्यत्र एटलस में तुर्की ढूंढो। नवपाषाण युग के सबसे प्रसिद्ध पुरास्थलों में एक चताल युग तुर्की में है। क्या है? चताल युग तुर्की में है। यहाँ दूर दराज स्थानों से कई चीजें लाई जाती थी और इनका उपयोग किया जाता था। जैसे सीरिया में लाया गया चकमक पत्थर, लाल सागर की कौड़ियाँ तथा भूमध्य सागर की सीपियाँ। ध्यान रहे कि उस समय तक पहिए वाले वाहन का विकास नहीं हुआ था। लोग सामान खुद या जानवरों की पीठ पर लाद कर ले जाया करते थे। बताओ कौड़िया तथा सीपियों का क्या उपयोग होना चाहिए? तो लोग दोस्त, तो कैसी लगी क्लास? अगर अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और एनसीईआरटी के ऐसे ही लगातार वीडियोस देखने के लिए चैनल पर बने रहिए। धन्यवाद।